आज हमने लेक्चर नंबर 61 प्लस 62 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 18 का। आज हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारे माहौल में, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि कुछ जो है हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते हैं कुदरती तौर पर, जिनके एटॉमिक नंबर 82 से अबव होते हैं, यानी कि 92 तक। तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो जहाँ पर भी होंगे वो रेडिएशन खारिज करेंगे। तो ये रेडिएशन हमारे माहौल में शामिल होती रहती हैं, हमारा जो जिस्म है इनको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। तो हमारे माहौल में जो रेडिएशन मौजूद है हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, द रेडिएशन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन की एक स्पेशल टाइप है हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशन। तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, दैट एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव रेडिएशन फ्रॉम आउटर स्पेस, दीस रेडिएशंस कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। तो कॉस्मिक रेडिएशन जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशन की एक टाइप है। ये आउटर स्पेस से आती है, मतलब किसी स्टार पे कोई रिएक्शन हुआ, वहाँ से रेडिएशन खारिज हुई और हमारे अर्थ के माहौल में शामिल होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन दो टाइप की होती है, हम प्राइमरी और सेकेंडरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं। which primarily consist of proton, electron, alpha particle and larger nuclei। हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होने से पहले वो प्राइमरी हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं, तो उनमें प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और लार्जर न्यूक्लियाई होते हैं। These cosmic radiations interact with atoms in the atmosphere to create a shower of secondary radiation। जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो एटमॉस्फेयर के एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद हमारे पास वो डिफरेंट जो है वो रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम सेकेंडरी रेडिएशन कहते हैं, सेकेंडरी कॉस्मिक रेडिएशन, इंक्लूडिंग एक्स-रेज, म्यून्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उसमें ये वाले हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं शामिल हैं। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांस कहते हैं हालत को, म्यूटेशन बदलना, यानी कि ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है अपनी हालत को बदलना। किसका अपनी हालत को बदलना? न्यूक्लियस का, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो हमने कहा था कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते हैं। तो रेडिएशन खारिज करने की वजह से वो दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। उनकी अपनी शनाख्त खत्म हो जाती है, वो किसी नए एलिमेंट में, किसी और एलिमेंट में तब्दील हो जाते हैं। स्पॉन्टेनियस कहते हैं मुसलसल को, जो खुद ब खुद प्रोसेस हो रहा है उसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियोइड चेंज इनटू मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियोइड विद इन इमिशन ऑफ रेडिएशन। जो अनस्टेबल होता है, जो रेडिएशन खारिज करता है, वो पेरेंट होता है, उसको हम पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियोइड कहते हैं। जब वो रेडिएशन करता है तो वो दूसरे एलिमेंट में तब्दील होता है, उसको हम कहते हैं डॉटर स्टेबल न्यूक्लियोइड, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है और उससे पेरेंट से बदलते से उसको डॉटर कहते हैं। तो तीन तरह की हमारे पास रेडिएशन होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो तीन तरह की ही हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होती है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा। तो हमें इनकी पार्टिकल्स के नेचर को भी समझना पड़ेगा और इनके डीके प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा। पहले हमारे पास है अल्फा डीके। अल्फा दरअसल हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, एटॉमिक नंबर इनका 2 होता है, एटॉमिक मास इनका 4 होता है। यानी कि जिस तरह हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, अगर उसके इलेक्ट्रॉनों को हम छोड़ दें, सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें तो उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो इस पर चार्ज हमारे पास पॉजिटिव 2 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, एटॉमिक मास इसका 4 होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास अल्फा पार्टिकल की तमाम अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल में सबसे ज्यादा जो मैसिव है, भारी है, वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। और सबसे ज्यादा चार्ज, पॉजिटिव 2 चार्ज, वो भी हमारे पास जो है अल्फा पार्टिकल। तो इस म्यूटेशन के नतीजे में क्या होगा? सादा है, जहां से अल्फा पार्टिकल खारिज होगा, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, एटॉमिक मास में 4 की कमी। तो इसके एग्जांपल के तौर पर हम रेडियम लेते हैं। रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है, एटॉमिक मास 226 है। जब उसमें से अल्फा पार्टिकल खारिज होता है तो क्योंकि उसमें से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, एटॉमिक नंबर 86 बच जाएगा, एटॉमिक मास 222 बच जाएगा, तो वो रेडॉन में तब्दील हो जाएगा। अब रेडियम एक अलग एलिमेंट है, रेडॉन एक अलग एलिमेंट है। तो ये हमारे पास क्या हुई है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हुई है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ड्यू टू डिके प्रोसेस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल के खारिज होने की वजह से न्यूक्लियस एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो। इसी तरह हम बीटा पार्टिकल की अगर हम बात करें, बीटा पार्टिकल दरअसल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पर चार्ज जो है वो -1 है, इनका मास जो है वो 0। अब ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कैसे खारिज हो सकते हैं? हालांकि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है। तो इसमें सिंपल जस्टिफिकेशन हम ये दे सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसमें जो न्यूट्रॉन है वो स्प्लिट हो जाता है, उससे एक प्रोटॉन बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, प्रोटॉन वहीं पर रह जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह कार्बन है,
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 14 है। तो जब उसमें से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल खारिज हुआ, इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ, तो उसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया क्योंकि उसमें प्रोटॉन बढ़ जाता है, तो वो नाइट्रोजन में तब्दील हो गया। अब एटॉमिक नंबर जो है वो स्पेसिफाई होता है, यूनिक प्रॉपर्टी है। 6 किसी और का है, 7 किसी और का है, 8 किसी और का है। तो इसलिए जब उसका एटॉमिक नंबर किसी भी चीज का चेंज होता है तो एलिमेंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एटॉमिक मास सेम रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 0 होता है, बहुत थोड़ा होता है, नेग्लिजिबल स्मॉल होता है, इसलिए हम उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो ये भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है। इसके बाद हमारे पास गामा डीके है। गामा डीके में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो गामा पार्टिकल खारिज होता है। गामा पार्टिकल दरअसल फोटॉन होता है। फोटॉन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एटॉमिक नंबर में इसका कोई हिस्सा है, एटॉमिक मास में इसका हिस्सा है, सिर्फ एनर्जी है हमारे पास। जब ये एनर्जी खारिज होती है तो बज़ाहिर पेरेंट और जो डाटा न्यूक्लियर में कोई चेंज नहीं आती क्योंकि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास वैसे ही रहते हैं, लेकिन एनर्जी में चेंज आ जाती है क्योंकि एनर्जी जो है वो जो डाटा की है वो पेरेंट से कम हो जाती है। तो इनकी आयोनाइजेशन को भी देख लेते हैं। हमारे पास अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा मैसिव है और सबसे ज्यादा चार्ज इस पर है, तो इस वजह से सबसे ज्यादा आयोनाइज मैटर यही करेगा, इस पर +2 चार्ज है। तो बीटा पार्टिकल इसका मास तो 0 है लेकिन इस पर चार्ज मौजूद है जिसकी वजह से ये उससे कम आयोनाइजेशन करेगा। गामा पार्टिकल सबसे कम आयोनाइजेशन करेगा क्योंकि ना उसका कोई चार्ज है ना उसका कोई मास है। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी देते हैं। पेनिट्रेशन कहते हैं किसी सरफेस में से गुजरने की सलाहियत, किस सरफेस को क्रॉस करने की सलाहियत जो है वो पेनिट्रेशन कहलाती है। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी में यहाँ पर हमारे पास सोर्स है रेडिएटिव का। हमने 3 जो है हर्डल्स रखी हैं, ऑब्स्टेकल्स रखी हैं। पहली पेपर है, दूसरी एल्यूमिनियम है, तीसरी लेड है। तो अल्फा पार्टिकल पेपर पर रुक जाते हैं, पेपर को क्रॉस नहीं कर सकते। बीटा पार्टिकल्स पेपर को क्रॉस कर जाते हैं लेकिन एल्यूमिनियम पर रुक जाते हैं। गैमा पार्टिकल्स पेपर को भी क्रॉस करते हैं, एल्यूमिनियम को भी क्रॉस करते हैं और फिर लेड पर जाकर रुकते हैं। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग एबिलिटी गैमा पार्टिकल की है, सबसे कम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी अल्फा पार्टिकल्स की है। आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा अल्फा की होती है और सबसे कम गैमा की। तो आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम हाफ लाइफ के बारे में